जब मुक्ता ने मिहिर और मिसेस नीलम रायचंद के रिश्ते के बारे में बात की, काव्या घबरा गई। काव्या ने मुक्ता को वार्न करते हुए उसके कानों में कहा, मुक्ता, ये तुमने मुझसे कहा तो ठीक है, मिहिर से बिल्कुल भी मत कहना। मिसेस नीलम रायचंद और मिहिर का रिश्ता वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। काव्या की कही ये बात सुनकर मुक्ता दंग रह गई। मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। मिहिर और उसकी माँ का वैसा रिश्ता नहीं है, इस बात का क्या मतलब है? मुक्ता ने मन ही मन में कहा। उसने सोचा कि इस बारे में काव्या से ही पूछ लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो कुछ कहने वाली थी, मिसेस नीलम रायचंद उनके पास आ गईं। काव्या, तुम्हारी मॉम कैसी है? मेरी आखिरी महीने उनसे मुलाकात हुई थी, तब उन्हें थोड़ा नी पेन था। क्या अब वो ठीक है? मिसेस नीलम रायचंद ने अपनी ये बात बहुत ही केयरिंग अंदाज में कही थी। काव्या ने उनके कंसर्न भरे सवाल का जवाब देते हुए कहा, थैंक यू आंटी, अब मॉम बिल्कुल ठीक है। वो कह रही थी कि आपने ही उन्हें कोई ऑइंटमेंट रेकमेंड किया था, उसकी वजह से अब वो अच्छा फील कर रही हैं। काव्या की बात सुनने के बाद मिसेस नीलम रायचंद की नजर मुक्ता पर पड़ी। वो इस तरह मुक्ता को देखने लगी जैसे कि उसे परखने की कोशिश कर रही हो। जब मुक्ता ने उनकी ऐसी नजरों को अपने ऊपर महसूस किया, वो थोड़ी अनकंफर्टेबल होने लगी। मैम, कुछ हुआ है क्या? मुक्ता ने हेजिटेट करते हुए मिसेस नीलम रायचंद से सवाल करते हुए कहा। मिसेस नीलम रायचंद मुक्ता को देखते हुए बोली, बेटा, क्या तुम मुक्ता हो? तुम वही हो ना जिसने इस सेमेस्टर में कॉलेज में एडमिशन लिया है और मिहिर की बहुत अच्छी दोस्त हो? अपना ये सवाल करते हुए मिसेस नीलम रायचंद के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। मुक्ता ने बस हाँ में अपना सर हिला दिया। मिसेस नीलम रायचंद मुस्कुराते हुए मुक्ता के पास बैठ गईं और कहा, मुक्ता बेटा, अजय ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है। वो कह रहे थे कि तुमने ही उन्हें किसी प्रोजेक्ट के लिए कन्विंस किया है और डिटेंशन के वक्त भी तुम मिहिर के साथ ही थी। मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जब मुक्ता ने देखा कि मिसेस नीलम रायचंद उससे बहुत ही अपनेपन से बात कर रही थी, तो वो भी उनके साथ कंफर्टेबल होने लगी। मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। वो प्रोजेक्ट हम सभी ने मिलकर बनाया है और डिटेंशन में भी हम सब साथ ही थे। जहां मुक्ता सभी को क्रेडिट दे रही थी, मिसेस नीलम रायचंद ने कुछ और ही बात नोटिस की। उन्होंने मुक्ता के हाथ पर अपना हाथ रखा और उससे बोली, मुक्ता, तुम मुझे मैम क्यों बुला रही हो? बाकी सबकी तरह आंटी क्यों नहीं बुलाती? अब मुक्ता ने भी उनकी बात को मान लिया और बोली, जी आंटी, वैसे आप बहुत खूबसूरत हैं। मुक्ता के कॉम्प्लीमेंट को सुनने के बाद मिसेस नीलम रायचंद शर्मा गई। उन्होंने मुक्ता से कहा, खूबसूरत? और मैं खूबसूरत तो तुम हो। जब काव्या ने देखा कि मुक्ता और मिसेस रायचंद एक दूसरे के साथ घुल मिल गए थे, वो बोली, आंटी, मैं भी कुछ कम खूबसूरत नहीं हूँ, वो तो आप मुझे नोटिस ही नहीं करती। काव्या की इस बात के साथ रायचंद विला के लिविंग रूम में सबकी हंसी गूंजने लगी। डीन रायचंद और ईशान ने भी उन सबको ज्वाइन कर लिया। देखते ही देखते गप्पे लड़ाने में 1 घंटा कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। थोड़ी देर के बाद सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। मिहिर और मुक्ता एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। मिहिर के दूसरी तरफ मायरा और प्रखर बैठे थे। ईशान और काव्या भी उन दोनों को फेस करते हुए बैठे थे। मिसेस नीलम रायचंद सबकी प्लेट में खाना सर्व कर रही थी, लेकिन सब ये देखकर हैरान थे कि जो डीन रायचंद हमेशा कॉलेज में ग्रम्पी वाइब्स देते थे, घर पर वो हर काम में मिसेस नीलम रायचंद की मदद कर रहे थे। मुक्ता और काव्या के बीच में ईशान के बैठे होने की वजह से उन्हें बात करने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी। तुम थोड़े आगे हो जाओ ना, मुझे काव्या से बात करनी है, मुक्ता ने ईशान से कहा। वैसे तो ईशान हमेशा मुक्ता की बात को मानता नहीं था, लेकिन आज वो डीन रायचंद के घर में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता था, इसलिए उसने मुक्ता की बात मान ली। काव्या, डीन सर कितने हेल्पिंग है ना, नीलम आंटी बहुत लकी है।
मुक्ता ने काव्या से धीमी आवाज में कहा। हाँ, वो सच में लकी है। बाय द वे, क्या मिहिर ने तुमसे कुछ बात की? काव्या ने मुक्ता से पूछा, पर मुक्ता ने बस ना में अपना सर हिला दिया और वो नॉर्मल बैठ गई। हाँ, लगता है मिसेस नीलम रायचंद सच में बहुत ज्यादा लकी है। ईशान ने भी काव्या की बात को रिपीट करते हुए कहा। मिहिर की फैमिली बहुत ही प्यारी है। डीन सर भी जैसे कॉलेज में लगते हैं उतने स्ट्रिक्ट नहीं है, और नीलम आंटी भी बहुत ही स्वीट है। लेकिन मिहिर आज बहुत चुप चुप लग रहा है। वो ना ही किसी से बात कर रहा है और ना ही किसी जोक पर हंस रहा है। क्या ये सब मेरी वजह से हो रहा है? मुक्ता ने मिहिर की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा। मिहिर ने इस बात को नोटिस कर लिया था कि मुक्ता उसे ही देख रही थी। मैं जानता हूं कि मुक्ता मुझे मनाने के बारे में सोच रही है। ऐसा नहीं है कि मैं उस बात को आगे खींचना चाहता हूं, लेकिन ये सब देखकर मुझे चिड़चिड़ा फील हो रहा है। मिहिर ने दिल ही दिल में कहा, लेकिन उसे कहां पता था कि अगले ही पल उसकी इरिटेशन एक लेवल से बढ़ने वाली थी। जब मिसेस नीलम रायचंद सबको खाना सर्व कर रही थी, रायते का चम्मच उनके हाथ से फिसला और वो सारा रायता जाकर मिहिर के शर्ट पर गिर गया। जब मुक्ता और बाकी सब ने ये देखा तो वो दंग रह गए। मिसेस नीलम रायचंद भी एकदम से शॉक थी। उन्होंने टेबल पर रखा नैपकिन लिया और मिहिर के शर्ट को साफ करने लगी। मिहिर, क्या तुम ठीक हो? सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था, मुझे माफ कर दो, मैं अभी इसे ठीक कर देती हूँ। मिसेस नीलम रायचंद पैनिक करने लगी। ये देखकर पहले तो मुक्ता को थोड़ा वियर्ड सा लगा, लेकिन उसने सोचा कि मिहिर के शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर की वजह से सब थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहते होंगे। मिहिर को देखकर ये बताना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था कि मिहिर की इरिटेशन 7वें आसमान पर थी। डीन रायचंद ने इस बात को नोटिस कर लिया था, इसलिए उन्होंने मिसेस नीलम रायचंद का हाथ पकड़ लिया और उनसे बोले, नीलम, कोई बात नहीं, हम घर पर ही हैं। मिहिर ऊपर जाकर शर्ट चेंज कर लेगा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। डीन रायचंद की बात सुनने के बाद भी मिसेस नीलम रायचंद की परेशानी कम नहीं हुई थी। मिहिर अपने चेयर से उठा और ऊपर की तरफ जाने लगा। मुक्ता ये सब देखकर थोड़ा अलग फील कर रही थी। तभी काव्या ने उसे धीमी आवाज में पुकारा, मुक्ता, जाओ, तुम मिहिर के साथ जाकर उसे काम डाउन करो। मुक्ता ने काव्या की बात पर हामी भरी और मिहिर के पीछे चली गई। मिहिर को फॉलो करते हुए जब मुक्ता स्टेयर्स चढ़ने लगी, उसके दिमाग में एक ख्याल आया और मुक्ता के चलने की स्पीड कम हो गई। मिहिर और नीलम आंटी का ये रिएक्शन कुछ ज्यादा ही एग्जैजरेटेड नहीं है? कई बार माँ के हाथों से मेरे ऊपर भी चीजें गिर जाती हैं, लेकिन एक दो बार सॉरी कहने के बाद माँ उस बात को इतना बड़ा नहीं बनाती और ना ही मैं मिहिर की तरह गुस्सा करती हूँ। लेकिन अगले ही पल मुक्ता ने अपने आप को समझा लिया। वो खुद से ही मन में बोली, नहीं, मिहिर का गुस्सा थोड़ा ज्यादा तेज है ना, इसलिए नीलम आंटी घबरा गई होंगी। कोई बात नहीं, मैं जाकर मिहिर से बात कर लेती हूँ। उस ख्याल के साथ मुक्ता फिर से मिहिर के पीछे जाने लगी। जब तक मुक्ता मिहिर के कमरे में पहुंची, मिहिर वॉशरूम के अंदर जा चुका था। मुक्ता ने सोचा कि उसका इंतजार कर लेते हैं। वहां खड़े खड़े मुक्ता अपने आप को मिहिर का रूम देखने से रोक नहीं पाई। मुक्ता ने देखा था मिहिर का बेडरूम बहुत ऑर्गेनाइज्ड नहीं था। हर जगह या तो बास्केटबॉल्स पड़े हुए थे या फिर बॉक्सिंग ग्लव्स। पूरा रूम ब्लू कलर में बना हुआ था और एक दीवार पर मिहिर के फोटोज लगे हुए थे। वाह, मिहिर बचपन में कितना क्यूट था और तब गुस्से से ज्यादा स्माइल करता था। मुक्ता ने फोटोज को देखते हुए खुद से ही कहा। जब मुक्ता मिहिर के फोटोज देखने में बिजी थी, वॉशरूम का दरवाजा खुला और मिहिर बाहर आ गया। जब मिहिर ने देखा कि मुक्ता उसके रूम में थी, वो समझ नहीं पाया कि उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। मिहिर ने देखा कि मुक्ता उसके बचपन के फोटोज को अपने मोबाइल के कैमरा में शूट कर रही थी। ये पिक्चर्स कैप्चर करते हुए मुक्ता बहुत ज्यादा खुश लग रही थी।
मिहिर ने मुक्ता के पास आते हुए कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अचानक से मिहिर की आवाज सुनकर मुक्ता डर गई। उसने मिहिर से अपना मोबाइल छिपाने की कोशिश की और बोली, "अ, कुछ नहीं, मैं तो बस देख रही थी कि तुम बचपन में कितने क्यूट दिखते थे। वैसे अभी भी तुम कम क्यूट नहीं हो, बस गुस्से से तुम्हारी क्यूटनेस छिप जाती है।" मुक्ता ने मिहिर का मूड लाइट करने की कोशिश की। मुक्ता को इस बात की उम्मीद तो नहीं थी कि उसका ये आइडिया वर्कआउट होगा, लेकिन मुक्ता की बात सुनकर मिहिर के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। मिहिर जाकर अपने बेड पर बैठ गया। उसने कुछ सोचा और मुक्ता से सवाल करते हुए कहा, ये सलवार सूट की क्या कहानी है? क्या सच में काव्या ने फोर्स किया इसलिए ऐसे तैयार हुई हो, या फिर मुझे इम्प्रेस करना चाहती हो? जब फाइनली मिहिर मुक्ता के सामने थोड़ा ओपन अप हो रहा था, मुक्ता रिलैक्स होने लगी। उसने मिहिर के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, लेकिन अब तुम पूछ ही रहे हो तो बता देती हूँ। मैं तुम्हें इम्प्रेस ही करना चाहती थी। काव्या तो मेरा बहाना है। मुक्ता के जवाब को सुनकर मिहिर की स्माइल हंसी में तब्दील हो गई। जब धीरे धीरे मिहिर उसके और मुक्ता के बीच में हुई प्रॉब्लम को भूल रहा था, कोई मिहिर के कमरे में आया। जैसे ही मिहिर ने देखा कि मिसेस नीलम रायचंद उसके कमरे के बाहर खड़ी थी, एकदम से मिहिर के चेहरे की स्माइल गायब हो गई। मुक्ता ने भी मिहिर की नजरों को फॉलो करते हुए मिसेस नीलम रायचंद की तरफ देखा। उनके प्रेजेंस को नोटिस करते हुए मुक्ता ने कहा, नीलम आंटी, आप बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए ना। मुक्ता की बात को सुनने के बाद मिसेस नीलम रायचंद थोड़ी हिचकिचाने लगी। बहुत देर तक जब वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी, तो मिहिर ने बेरुखी से कहा, आ जाइए, यहाँ तक तो आ गई हैं आप, तो अंदर आने में क्या प्रॉब्लम है? मिहिर की कही ये बात मुक्ता को थोड़ी अजीब सी लगी, लेकिन मुक्ता ने सोचा कि उसे माँ बेटे के बीच में कुछ नहीं कहना चाहिए। मिहिर की बात सुनकर मिसेस नीलम रायचंद थोड़ी झिझक के साथ उसके रूम के अंदर आ गई। उन्होंने मिहिर की तरफ देखते हुए उससे कहा, मिहिर बेटा, क्या तुम ठीक हो? कहीं मेरी जल्दबाजी की वजह से तुम्हें लगी तो नहीं? जिस तरह से मिसेस नीलम रायचंद ने अपनी ये बात कही थी, कोई भी बता सकता था कि उन्हें मिहिर की कितनी फिक्र थी। लेकिन मिहिर के चेहरे पर मिसेस नीलम रायचंद की बात सुनकर इरिटेशन झलक रही थी। उसने मुक्ता को वहां देखा तो कुछ नहीं कहा। मिसेस नीलम रायचंद ने जब देखा कि मिहिर के बेड पर सामान बिखरा हुआ था, तो वो आगे बढ़ गई और मिहिर की चीजों को समेटने लगी। अपना काम करते करते उन्होंने मुक्ता को बताते हुए कहा, मुक्ता, अब तुम तो मिहिर की दोस्त हो। तुमने उसे हमेशा ही बहुत डैशिंग अंदाज में देखा होगा, लेकिन फिर भी तुम्हें ये नहीं पता होगा कि मिहिर अभी भी बच्चा ही है। मिहिर के बारे में सुनने के लिए मुक्ता क्यूरियस होने लगी थी। मिसेस नीलम रायचंद ने हाथ में एक स्टफ टॉय पकड़ा और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोली, इतने बड़े होने के बाद भी मिहिर इस टेडी बियर को पकड़े बिना सो नहीं पाता। कहता है कि मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस टेडी बियर को मेरे बिना नींद नहीं आती। बताओ, अब कोई इसे झूठा बुलाए या क्यूट? अपने आखिरी शब्द कहते हुए मिसेस नीलम रायचंद मुस्कुराने लगी। उनकी कही बात को सुनने के बाद मुक्ता भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाई। लेकिन आगे जो हुआ, उसके बाद मुक्ता और मिसेस नीलम रायचंद की मुस्कान शॉक में बदल गई। मिहिर मिसेस नीलम रायचंद के पास गया और उनके हाथ से अपना स्टफ टॉय को रफली खींचते हुए बोला, स्टॉप दिस बुलशिट। आपने मेरे टेडी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? और आपसे किसने कहा था कि आकर मेरे कमरे को समेटे? देखिए मिसेस रायचंद, आपको इस बात का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है कि आप मुझे बहुत अच्छे से जानती है, और ये भी प्रिटेंड मत करिए कि आपको मेरी बहुत फिक्र है। कौन है यहाँ जिसके सामने आप ये नाटक कर रही हैं? मिहिर के कहे ये शब्द बहुत ही ज्यादा रूड थे। उन्हें सुनने के बाद मिसेस नीलम रायचंद की आंखें नम हो गईं। मिहिर के ऐसे बिहेवियर से मुक्ता एक पल के लिए दंग रह गई थी। मिहिर अपने माँ के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकता है? मानती हूँ
कि उसे गुस्सा आ गया होगा, लेकिन इस तरह कौन अपनी माँ को बाहर वालों के सामने बेइज्जत करता है? मुक्ता ने मन ही मन में कहा। वो मिहिर को ऐसे देखकर डिसअपॉइंटेड हो गई थी। तभी मिहिर की नजर मुक्ता पर पड़ी। उसने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए मिसेस नीलम रायचंद से कहा, मुक्ता, क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड के सामने ये सब शोबाजी कर रही हैं? आपको मेरी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो हर किसी को अच्छा ही समझती है, इसलिए जाइए यहाँ से। मेरे सामने अपना वही घिसा पिटा शो शुरू मत कीजिए। अब मुक्ता और देर तक चुप नहीं रह सकती थी। उसने मिहिर से सवाल करते हुए कहा, मिहिर, तुम अपनी माँ से इस तरह बात कैसे कर सकते हो? मुक्ता के इस सवाल का जो जवाब मिहिर ने दिया था, उसे मुक्ता ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मिहिर ने मुक्ता के सवाल पर रिएक्ट होते हुए कहा, वो मेरी माँ नहीं है। क्या रिश्ता था मिहिर और मिसेस नीलम रायचंद के बीच में? क्या मुक्ता के इस बीच में बोलने से उसका और मिहिर का झगड़ा बढ़ जाएगा? क्या अपने प्रॉब्लम्स के बावजूद मिहिर बताएगा मुक्ता को उसकी फैमिली का सच? जानने के लिए सुनते रहिए परम सुंदरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जब मुक्ता ने मिहिर के इस रवैये को देखा, वो और देर तक चुप नहीं रह सकती थी। उसने मिहिर से सवाल करते हुए कहा, मिहिर, तुम अपनी माँ से इस तरह बात कैसे कर सकते हो? लेकिन मुक्ता के इस सवाल का जो जवाब मिहिर ने दिया था, उसे मुक्ता ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मिहिर के उस जवाब को सुनकर मुक्ता हैरान हो गई। एक पल के लिए तो मुक्ता को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मिहिर ने मुक्ता के सवाल पर रिएक्ट होते हुए कहा, मुक्ता, स्टे आउट ऑफ इट। वो मेरी माँ नहीं है। अपनी ये बात कहते हुए मिहिर बहुत ही ज्यादा इम्पल्सिव हो गया था। मुक्ता मिहिर की इस बात पर यकीन नहीं कर पाई, तो उसने एक नजर मिसेस नीलम रायचंद की ओर देखा। मिहिर के उन चुभने वाले शब्दों को सुनने के बाद भी मिसेस नीलम रायचंद के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था। वो अभी भी उनसे हुई एक नॉर्मल और छोटी सी गलती के लिए शर्मिंदा फील कर रही थी। इसलिए मुक्ता को इस बात की अश्योरिटी हो गई कि मिहिर गुस्से में कुछ भी अनाप शनाप नहीं कह रहा था, और वो दंग रह गई। जिस तरह से नीलम आंटी मिहिर की फिक्र करती हैं, मिहिर के बारे में हर छोटी से छोटी बात जानती हैं, कोई इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि नीलम आंटी मिहिर की मॉम नहीं है। शायद इसी वजह से मिहिर कुछ कह नहीं रहा था और थोड़ा अनकंफर्टेबल भी लग रहा था। मुक्ता ने इस सब के बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा। मिहिर ने फिर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, लेट मी इंट्रोड्यूस, ये है मिसेस नीलम रायचंद, मेरे डैड की वाइफ, और आप मुक्ता को जानती ही हैं। अब इससे पहले कि मैं गुस्से में आपको कुछ उल्टा सीधा कह दूं और आपके आंसू निकलना शुरू हो जाए, मेरे कमरे से चली जाइए प्लीज। मिहिर की कही ये बात सुनकर मिसेस नीलम रायचंद की आंखों में दर्द उतर आया, लेकिन उन्होंने इस तरह अपनी आंखें झपकी मानो खुद को ही समझा रही हो। मिसेस नीलम रायचंद ने एक गहरी सांस ली और उनकी यूजुअल स्माइल के साथ मिहिर और मुक्ता को देखकर प्यार से बोली, तुम दोनों थोड़ी देर बातें करो और फिर नीचे खाना खाने के लिए आ जाना, लेकिन ज्यादा देर मत लगाना। अपनी ये बात कहने के बाद मिहिर और मुक्ता का जवाब सुने बिना ही मिसेस नीलम रायचंद वहां से निकल गई। उन्हें जाते हुए देख के मुक्ता के दिल में नरमी आ गई। मैं तो आज नीलम आंटी से पहली बार मिल रही हूँ, वो मुझे ठीक से जानती भी नहीं, और मिहिर ने मेरे सामने अपने फैमिली इश्यूज ओपन अप कर दिए। ऊपर से नीलम आंटी को बहुत बुरा भला भी सुना दिया। मिहिर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जिस तरह मिहिर रिएक्ट कर रहा है, मुझे लगता है कि वो भी बहुत हर्ट फील कर रहा होगा।
मुझे उसके फैमिली मैटर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। हो सकता है कि बहुत सी ऐसी बातें हों जिनकी वजह से मिहिर ने ऐसा बिहेव किया। मुक्ता ने मिहिर के बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा। मुक्ता ने देखा कि मिसेस नीलम रायचंद के जाने के बाद मिहिर जाकर अपने बेड पर बैठ गया। उसने दोनों हाथों में अपना चेहरा छिपा लिया था। मुक्ता ने कुछ सोचा और फिर मिहिर के करीब जाते हुए अपने घुटनों पर बैठ गई। मुक्ता ने हल्के से अपना हाथ मिहिर के कंधे पर रखा और उससे बोली, मिहिर, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम बात करना चाहोगे? पहले तो मुक्ता डर गई थी कि अगर मिहिर बास्केटबॉल मैच वाले दिन जैसे रिएक्ट करता, लेकिन फिर भी उसने एक बार मिहिर से बात करना सही समझा। जब मिहिर ने मुक्ता की छुअन को महसूस किया, ना चाहते हुए भी उसने अपने चेहरे से हाथ हटा लिए। मुक्ता ने जब देखा कि मिहिर की आंखें भरी हुई थी, वो अजीब महसूस करने लगी। इससे पहले कि मुक्ता मिहिर को कंफर्ट करने के लिए कुछ कह पाती, मिहिर ने उससे कहा, तुम भी बाहर निकलो, मुझे थोड़ी देर अकेले रहना है। मिहिर की बात सुनने के बाद भी मुक्ता वहीं बैठी रही। जब मिहिर ने देखा कि मुक्ता उसकी बात नहीं मान रही थी, तो उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। कुछ सोचने के बाद मिहिर ने इस तरह मुक्ता को देखा मानो उसके वहां होने को मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा हो। मुक्ता, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम पर भी गुस्सा करूं, तो यहीं बैठी रहो। इस बार मिहिर की आवाज में रूखापन था। मुक्ता ने मिहिर की बात फाइनली मान ली और वहां से चली गई। नीचे जाने के बाद मुक्ता ने देखा कि अभी भी सब मिहिर और उसके आने का वेट कर रहे थे। वैसे तो मुक्ता खुद ही कुछ बात करने के मूड में नहीं थी, लेकिन जब उसने सबकी आंखों में इंतजार देखा तो वो मुस्कुराते हुए उनके पास जाने लगी। सर, नीलम आंटी, मिहिर को थोड़ी नींद आ रही है और उसे भूख भी नहीं थी, तो इसलिए उसने कहा है कि हम सब खाना खा लें। वो अगर रात को उठ गया तो वो खाना खा लेगा। मुक्ता की बात सुनकर मिसेस नीलम रायचंद ने कहा, अरे ऐसे भूखे पेट कैसे सोएगा? मैं उसके लिए ऊपर ही खाना ले जाती हूँ। मिसेस नीलम रायचंद की मिहिर के लिए इतनी फिक्र देखकर मुक्ता को बहुत ही इमोशनल फील हो रहा था। उसने कुछ सोचा और उसने नीलम आंटी को इंसिस्ट करते हुए कहा, आंटी जाने दीजिए, वैसे भी आज कॉलेज के बाद हमने कैंटीन में छोले कुलचे खा लिए थे, शायद इसलिए मिहिर को भूख नहीं होगी, आप परेशान मत होइए। मुक्ता की बात सुनकर डीन रायचंद ने भी अपनी वाइफ से कहा, हाँ नीलम, जब मिहिर को भूख लगेगी वो खाना खा लेगा। जिस तरह से डीन रायचंद और मुक्ता ने उन्हें कहा था, मिसेस नीलम रायचंद भी बैठ गईं और खाना खाने लगी। जब मुक्ता और बाकी सब ने अपना डिनर शुरू किया, डीन रायचंद कुछ सोचने लगे। उनकी नजर मुक्ता पर पड़ी और उसके बारे में सोचते हुए डीन रायचंद ने मन ही मन में कहा, ये लड़की बहुत ही समझदार है। एक तो जब से ये आई है, मैंने मिहिर में कुछ पॉजिटिव बदलाव नोटिस किया है। मुक्ता के साथ रहकर वो अपने अलावा बाकी लोगों के बारे में भी सोचने लगा है। यही सोचते हुए डीन रायचंद ने देखा कि मुक्ता के साथ बातें करते ही उनकी वाइफ मिसेस नीलम रायचंद के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। साथ ही बाकी सब भी बहुत हंसी मजाक करते हुए डिनर कर रहे थे। ये सब देखते देखते डीन रायचंद थोड़ी देर पहले हुए इंसिडेंट के बारे में सोचने लगे। अभी नीलम के हाथों जो गलती हुई, उसके बाद मिहिर हमेशा की तरह गुस्सा पकड़कर अपने कमरे में बैठ गया होगा। मुक्ता भी ऊपर ही थी और जिस चेहरे के साथ नीलम नीचे आई, जरूर मिहिर ने उसे कुछ भला बुरा सुनाया होगा। लेकिन मुक्ता ने नीचे आकर पूरा माहौल नॉर्मल कर दिया, यहाँ तक कि नीलम को भी समझा दिया। मुझे मानना पड़ेगा कि मैं इस लड़की के बारे में गलत था। मुक्ता के बारे में सोचने के एक नए नजरिए के साथ आज का ये डिनर खत्म हुआ था। सबके जाने का भी वक्त हो गया था, लेकिन अब तक मिहिर नीचे नहीं आया था। सबको बाय कहते हुए मिसेस नीलम रायचंद थोड़ी देर पहले हुई बात भूल ही गई थी। काव्या, तुम्हारी मॉम की तबीयत का ध्यान रखना, और मायरा, मिसेस ओब्रॉय से कहना
कि मैं अगली किटी पार्टी में आने की पूरी कोशिश करूंगी। मिसेस नीलम रायचंद की कही इस बात पर काव्या और मायरा ने हामी भर दी। मिसेस नीलम रायचंद ने फिर मुक्ता और प्रखर के पास आते हुए कहा, मुक्ता, मुझे तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। मिहिर के साथ मुझसे मिलने के लिए आती रहना। मुक्ता ने उनकी बात पर हाँ में अपना सर हिला दिया। और प्रखर, मैंने अजय से सुना है कि अगली वीक से तुम लोगों के एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं, तो मस्ती मत करते रहना, पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है? अपनी नीलम आंटी की कही ये बात सुनकर प्रखर ने कहा, जी आंटी, मैं पढ़ाई ही करूंगा, आप मेरा रिजल्ट देख लेना। उन चारों से ये बात करने के बाद मिसेस नीलम रायचंद ईशान के पास जाते हुए बोली, ईशान बेटा, अपना ख्याल रखना। अगर कुछ भी चाहिए हो तो मुझसे या तुम्हारे डीन सर से कह देना। अपना ख्याल रखो और ज्यादा एक्सर्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। जब ईशान ने देखा कि मिसेस नीलम रायचंद उसके लिए फिक्रमंद हो रही थी, तो उसने बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ कहा, जी मिसेस रायचंद, मैं ख्याल रखूंगा, थैंक यू। फिर सबने डीन रायचंद और मिसेस नीलम रायचंद को डिनर के लिए शुक्रिया कहा और वहां से अपने अपने घर के लिए निकल गए। घर जाते हुए भी मुक्ता के दिमाग में बस मिहिर और मिसेस नीलम रायचंद के रिश्ते को लेकर ही ख्याल चल रहे थे। वो एक ही वक्त पर क्यूरियस भी हो रही थी और उसे उन दोनों की सिचुएशन के लिए बुरा भी लग रहा था। अब मुक्ता से रहा नहीं गया और उसने किसी से इस बारे में पूछने का सोचा। तभी मुक्ता की नजर अपनी जीप में बैठे प्रखर पर पड़ी। हाँ, मुझे लगता है प्रखर को सब कुछ अच्छे से पता होगा, मैं उससे ही पूछ लेती हूँ, मुक्ता ने मन ही मन में कहा और प्रखर की तरफ बढ़ गई। प्रखर, प्लीज क्या तुम मुझे घर तक ड्रॉप कर दोगे? मुक्ता ने प्रखर से सवाल किया। ये सुनकर प्रखर ने एक ब्राइट स्माइल के साथ मुक्ता से कहा, मिस ब्यूटी, क्या ये भी कोई पूछने की बात है? आ जाओ, बैठो। प्रखर की बात पर हामी भरते हुए मुक्ता जीप में बैठ गई। कुछ दूर जाने के बाद मुक्ता ने डायरेक्ट ही प्रखर से अपनी बात पूछ ली। प्रखर, क्या तुम जानते हो कि मिहिर नीलम आंटी को इतना नापसंद क्यों करता है? मुक्ता के इस सवाल से प्रखर बिल्कुल भी हैरान नहीं लग रहा था। जब डिनर के वक्त उसने देखा कि मिहिर और मुक्ता के जाने के बाद मिसेस नीलम रायचंद भी ऊपर गई थी, तो उसे इस बात की उम्मीद तो थी कि मिहिर कुछ न कुछ तमाशा तो जरूर करने वाला था। प्रखर ने भी मुक्ता के सवाल की तरह ही उसका जवाब डायरेक्ट अंदाज में दिया। अब जब कि तुम मुझसे ये क्वेश्चन कर रही हो, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि तुम्हें ये पता होगा कि नीलम आंटी मिहिर की स्टेप मॉम है। प्रखर की इस बात पर मुक्ता ने हाँ में अपना सर हिला दिया। प्रखर ने फिर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, वैसे तो नीलम आंटी बहुत केयरिंग है और उन्हें मिहिर से बहुत लगाव भी है, लेकिन मिहिर को लगता है कि नीलम आंटी की वजह से उसकी हैप्पी फैमिली टूट गई है। जब मुक्ता ने प्रखर की कही ये बात सुनी, वो कंफ्यूज लगने लगी। अपने आप ही उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए। प्रखर ने मुक्ता की आंखों में दिख रहे इन सवालों को नोटिस कर लिया था। अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए प्रखर ने कहा, मिस ब्यूटी, मिहिर का ये फैमिली मैटर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। वैसे तो मैं किसी से इस बारे में बात नहीं करता हूँ, लेकिन तुम मेरे भाई की गर्लफ्रेंड हो, तो तुम्हें बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिहिर के मॉम डैड का डिवोर्स हो गया है। प्रखर की कही ये बात मुक्ता को शॉक्ड कर चुकी थी। भले ही मुक्ता ये जानती थी कि नीलम आंटी मिहिर की मॉम नहीं थी, लेकिन वो इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा पाई कि मिहिर की मॉम के साथ क्या हुआ होगा। प्रखर ने फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मिहिर की मॉम अब अकेली रहती हैं। उन्होंने मिहिर को डीन सर के साथ रहने के लिए कन्विंस किया था। डिवोर्स के 1 से 1.5 साल बाद ही डीन सर ने नीलम आंटी से शादी कर ली। मिहिर की तरह ही मुझे भी नहीं पता था कि उसके मॉम डैड के डिवोर्स के पीछे क्या वजह थी, लेकिन मिहिर ने इस बात को अपने मन में बैठा लिया है कि नीलम आंटी की वजह से उसके हंसते खेलते परिवार के 2 टुकड़े हो गए हैं। प्रखर की कही ये बात सुनने के बाद मुक्ता को सारा मैटर समझ में आ गया। मिस ब्यूटी, मैं जानता हूँ कि मिहिर में कई सारे फ्लॉज हैं, लेकिन उन सब के पीछे कई सारे रीजंस भी हैं।
इसलिए तुम उसे समझने की कोशिश करो। अपनी ये बात कहते हुए प्रखर ने जीप रोक दी। मुक्ता ने देखा कि वो अपने घर की गली के कोने पर थी। मुक्ता ने प्रखर की बात पर हामी भरी और बोली, हाँ प्रखर, मैं उसे समझने की पूरी कोशिश करूंगी। हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन मैं खुद उन सबको सॉल्व करने के लिए एफर्ट्स लूंगी। मुझे ये सब बताने के लिए थैंक्स। अब मैं चलती हूँ, कल कॉलेज में मिलते हैं, मुक्ता ने कहा और जीप से नीचे उतर गई। प्रखर ने भी उसे बाय कहा और वहां से निकल गया। अगले दिन की ऑलमोस्ट सारी क्लासेस भी खत्म हो चुकी थी, लेकिन अभी तक मिहिर ने मुक्ता से कुछ बात नहीं की थी। जब मुक्ता ने वक्त की तरफ देखा तो वो बुरा फील करने लगी। आज का भी पूरा दिन चला गया, लेकिन अब तक मेरी और मिहिर की कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। यहाँ तक कि मिहिर तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा, मुक्ता ने मन ही मन में कहा। जब वो मिहिर के बारे में सोचने में बिजी थी, क्लास में प्रोफेसर दीक्षित आ गए। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि नोटिस बोर्ड पर आपके सेकेंड सेमेस्टर का टाइम टेबल लगा दिया गया है। जैसे कि उसमें मेंशन किया गया है, अगले मंडे से आप सबके एग्जाम शुरू हो रहे हैं। प्रोफेसर दीक्षित की कही इस बात को सुनने के बाद मुक्ता का ध्यान मिहिर से हट गया और एग्जाम्स पर रुक गया। प्रोफेसर दीक्षित ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, आई होप कि आप सबकी पढ़ाई हो गई होगी। आज सैटरडे है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले मंडे को तुम सब एग्जाम्स में अच्छे स्कोर्स लाओगे। उनकी ये बात सुनकर पूरे क्लास में आवाजें शुरू हो गईं। एग्जाम्स के नाम से सभी नर्वस हो रहे थे। इस पॉइंट पर मिहिर के पास बैठे प्रखर को अपनी की हुई अच्छाई पर पछतावा हो रहा था। मायरा और ईशान को छोड़कर सभी एग्जाम्स के नाम से पैनिक करने लगे थे। यहाँ तक कि जो मुक्ता हमेशा से टॉपर ही थी, एग्जाम्स के बारे में सुनकर आज उसके भी पसीने छूट रहे थे। इस चीयर लीडिंग और 6 डेज डिटेंशन के चक्कर में तो मैंने सही से पढ़ाई ही नहीं की है। पता नहीं मैं इस सेमेस्टर में क्या करने वाली हूँ। अगर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो घर पर तो मेरी अच्छी बैंड बजने वाली है। आज घर जाने के बाद मुझे अच्छे से पढ़ना होगा, नहीं तो मंडे के पेपर में मैं पास भी नहीं हो पाऊंगी। एग्जाम्स के इस फीवर ने मुक्ता के दिमाग से मिहिर का ख्याल कहीं दूर निकाल फेंका था। जैसे ही क्लास खत्म होने की बेल बजी और प्रोफेसर दीक्षित क्लास से बाहर निकले, मुक्ता तुरंत अपने घर के लिए निकल गई। जब प्रखर ने देखा कि आज मुक्ता किसी से बाय कहे बिना ही निकल गई थी, वो सरप्राइज्ड हो गया। प्रखर ने मिहिर से पूछा, बाय, कहीं तुम्हारा और मिस ब्यूटी का ब्रेकअप तो नहीं हुआ है? उसके इस सवाल से मिहिर दंग रह गया। क्या होगा मिहिर का ब्रेकअप को लेकर जवाब? क्या सच में मिहिर मुक्ता को छोड़ने वाला था? अब मुक्ता क्या करेगी? जानने के लिए सुनते रहिए परम सुंदरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। क्या होगा अगर हम सब में जादुई शक्तियां आ जाएं? हम सब खुद को भगवान समझने लगें। इसी सोच पर आधारित है ये कहानी, जहां एक ट्रेजेडी के बाद दुनिया के लोग बदलने लगे। उन्हीं के बीच मौजूद एक बच्चे को खुद भगवान बनने और अपनी दुनिया बनाने का ख्याल आ जाता है। क्या होगा उस बच्चे का ये ख्वाब पूरा, या ये सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा? डियर लिसनर्स, इस कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए क्लिक प्ले नाउ और सुनिए सनक, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। दोस्तों, अभी खरीदिए कोई भी कॉइन पैक और एंजॉय कीजिए एड फ्री लिसनिंग। कहीं तुम और मिस ब्यूटी ब्रेकअप तो नहीं कर रहे? प्रखर ने मिहिर से पूछा।
प्रखर के इस सवाल से मिहिर की आंखें फैल गईं। उसने सवाल करते हुए कहा, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मिहिर के इस सवाल का जवाब देते हुए प्रखर ने कहा, भाई तू और मिस ब्यूटी इतने सीरियस झगड़े में हो क्या? आज तो वो हमें बाय कहने के लिए भी नहीं रुकी। जरूर वो तुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई होगी। प्रखर ने मिहिर से सवाल करते हुए कहा। जब मिहिर ने उसकी कही ये बात सुनी तो वो भी इस बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। हाँ, ये सही कह रहा है। कल तक तो मुक्ता मुझे मना रही थी, तो फिर आज उसे क्या हो गया है? मे बी कल शाम के मेरे गुस्सा करने से वो भी अपसेट हो गई होगी। एनीवे, मुझे अब इस सब के बारे में सोचकर अपना दिमाग खराब नहीं करना। एग्जाम्स भी आ रहे हैं, मुझे पढ़ना चाहिए। मिहिर ने मन ही मन में कहा। मिहिर ने तो एग्जाम्स खत्म होने तक इस मैटर को ना सोचने का मन बना लिया था, लेकिन तभी प्रखर ने उससे कैजुअली कहा, वैसे भाई अगर तुम दोनों का ब्रेकअप हो जाए तो सबसे पहले मुझे बताना। मेरा कजिन जो हमारा सीनियर भी है वो कह रहा था कि वो मुक्ता में इंटरेस्टेड है। प्रखर ने अपनी ये बात कहने से पहले जरा भी नहीं सोचा था, लेकिन जब मिहिर ने ये सुना तो उसे अजीब सा लगा। उसने प्रखर से कहा, क्या? ये क्या कह रहे हो? कोई मुक्ता में कैसे इंटरेस्टेड हो सकता है? मिहिर को इस ख्याल से ही अजीब लग रहा था कि मुक्ता किसी और की गर्लफ्रेंड बन सकती थी, और ब्रेकअप सुनने के बाद तो मिहिर को एकदम से इनसिक्योर लगने लगा। मिहिर के सवाल पर प्रखर ने कहा, भाई तुम मिस ब्यूटी में क्यों इंटरेस्टेड थे? ये भूल गए हो क्या? उसके लुक्स पर तो पूरा कॉलेज फिदा है। हमारे फ्रेंड्स ग्रुप से बाहर निकल कर देखो, इस कॉलेज में हर लड़का बस इसी इंतजार में है कि तुम्हारा और मुक्ता का ब्रेकअप कब होने वाला है, ताकि जिस दिन मुक्ता फिर से सिंगल हो जाए वो सब मुक्ता पर ट्राई कर सके। प्रखर ने देखा कि उसकी ये बात सुनने के बाद भी मिहिर कन्विंस्ड नहीं लग रहा था, तो प्रखर ने कहा, भाई क्या तुमने कभी मिस ब्यूटी का सोशल मीडिया अकाउंट देखा है? उसके फॉलोअर्स देखो और उसके हर पोस्ट पर आए कमेंट्स भी देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि वो कितनी पॉपुलर है, खास करके लड़कों में। विंग करते हुए अपनी ये बात कहने के बाद प्रखर बाइक को पार्किंग से बाहर निकालने के लिए चला गया। उसके जाते ही मिहिर ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोला और उसमें मुक्ता को देखने लगा। प्रखर की कही हर बात सच थी। मुक्ता के सोशल मीडिया पर 50,000 फॉलोअर्स थे। उसके हर पोस्ट के नीचे कई सारे लड़के आई लव यू मिस ब्यूटी ऐसा कमेंट लिखते थे। ये सब देखने के बाद मिहिर वहां बैठा यही सोच रहा था कि अगर उसने मुक्ता से बात करने में और देरी लगा दी तो शायद मुक्ता खुद ही उससे ब्रेकअप कर लेगी। ऐसा नहीं हो सकता, मुक्ता मेरी गर्लफ्रेंड है और मेरी ही रहेगी। इससे पहले कि मुक्ता के दिमाग में ब्रेकअप का ख्याल आए, मुझे उससे बात करनी होगी। मंडे का पेपर होने के बाद मैं मुक्ता के साथ सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लूंगा। मुक्ता के साथ सब कुछ ठीक करने की उम्मीद में मिहिर का, एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने में मुक्ता का, और एटलीस्ट पासिंग मार्क्स मिल जाए इस आस में रट्टा मारने में प्रखर का वीकेंड कैसे निकल गया वो तीनों समझ ही नहीं पाए। जब रेनू अपनी प्यारी मुक्कू को जगाने के लिए उसके कमरे में गई, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। रेनू ने मुक्कू के लिए परेशान होते हुए कहा, मुक्कू क्या तू अब तक जाग रही है? तेरी आंखें तो देख कैसी लाल हो गई हैं। क्या तू ऐसी हालत में एग्जाम्स लिख पाएगी? अपनी माँ की आवाज सुनकर मुक्ता की आंखें किताबों से बाहर आईं। उसने अपनी माँ से आलस भरी आवाज में कहा, माँ आप परेशान मत होइए, मैं एग्जाम्स लिख लूंगी और मेरी हालत बिल्कुल भी खराब नहीं है। आप बस मुझे पराठे खिलाइए, मैं अभी नहाकर बाहर आती हूँ। आज मुझे एग्जाम्स के लिए बिल्कुल भी लेट नहीं होना है। अपनी ये बात कहते हुए मुक्ता बहुत सीरियस लग रही थी। मुक्ता के कहने के बाद भी रेनू की परेशानी कम नहीं हुई थी। उसने मुक्ता की बात पर हामी भरी और कमरे से बाहर निकल गई। मुक्ता कल रात बिल्कुल भी नहीं सोई थी।
वो अपनी कुर्सी से उठी और अंगड़ाई लेने लगी। जैसे ही वो बाथरूम की तरफ जा रही थी, उसका फोन बजने लगा। मुक्ता ने बिना देखे ही कॉल को आंसर किया, लेकिन फोन की दूसरी तरफ से मुक्ता ने जो सुना, उसके बाद मुक्ता के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या अभी? मुक्ता ने शॉक्ड होते हुए कहा। उसने फिर एक गहरी सांस ली और बोली, शर्मा अंकल, ऐसी बात नहीं है कि मैं आना नहीं चाहती। वो आज मेरा एग्जाम है। एक तो पहले ही मुक्ता का एग्जाम प्रिपरेशन हुआ नहीं था, और अब ये। मुक्ता की बात पर शर्मा अंकल ने फोन की दूसरी तरफ से कहा, अंजलि, ऐसी बात नहीं है कि मैं समझ नहीं रहा हूँ। मैं जानता हूँ एग्जाम्स के दिन है, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। पिछली बार जिन फ्रेंच लोगों के ग्रुप को तुमने टूर करवाया था, ये उन्हीं लोगों के दोस्त हैं, और ये सब तुम्हें ही उनके टूर गाइड बनाना चाहते हैं। अंजलि बेटा, प्लीज आज के दिन एडजस्ट कर लो। जब मुक्ता ने शर्मा अंकल को प्लीज कहते हुए सुना, वो अजीब फील करने लगी। मुक्ता ने इस बारे में कुछ सोचा और उसने तुरंत शर्मा अंकल से कहा, अरे अंकल, आप प्लीज मत कहिए, मैं कुछ करती हूँ। मुक्ता की बात सुनने के बाद शर्मा अंकल की आवाज में खुशी झलकने लगी। थैंक यू बेटा। अंजलि, इस टूर के लिए मैं तुम्हें दुगना पेमेंट दूंगा। शर्मा अंकल की कही इस बात पर मुक्ता ने मना करते हुए कहा, अंकल, आप ये क्या कह रहे हैं? जब मुझे मदद की जरूरत थी, आपने एक बार सोचे बिना ही मेरी हेल्प कर दी थी, तो आज मैं आपसे डबल पेमेंट कैसे ले सकती हूँ? वैसे टूर कितने बजे का है? शर्मा अंकल ने मुक्ता से कहा, आज का टूर 8 से 9:30 बजे का है। कहीं इस सब में तुम्हारे एग्जाम में देरी तो नहीं होगी ना? शर्मा अंकल से ये सुनकर मुक्ता की जान में जान आई। उसने शर्मा अंकल के सवाल का जवाब देते हुए कहा, नहीं अंकल, मेरा एग्जाम 10 बजे से शुरू हो जाएगा, तो ये टूर करने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है अंकल, मैं आधे घंटे में ताजमहल के बाहर पहुंचती हूँ। मुक्ता ने शर्मा अंकल की हामी को जाना और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। जैसे ही मुक्ता ने फोन को नीचे रखा, वो जल्दबाजी में तैयार होने लगी। यहाँ तक कैसे उसने नाश्ता भी जल्दी जल्दी में ही किया था। रास्ते में आज के पेपर का रिवीजन करते हुए मुक्ता का ऑटो कैसे ताजमहल पहुंच गया, उसे समझ ही नहीं आया। ऑटो वाले के पुकारने के बाद मुक्ता अपने सेंसेस में लौटी। उसने ऑटो वाले को पैसे दिए और नीचे उतर गई। अपने हमेशा के स्पॉट पर जाकर मुक्ता ने घड़ी की तरफ देखा। अच्छा है, मैं टाइम से पहले ही पहुंच गई। जल्दी जल्दी इस टूर को खत्म करती हूँ, फिर मुझे कॉलेज भी जाना है, मुक्ता ने मन ही मन में कहा। जब मुक्ता ताजमहल की तरफ देख रही थी, किसी ने आकर उसका कंधा थपथपाया। मुक्ता ने जब पीछे मुड़कर देखा, वो दंग रह गई। मुक्ता के चेहरे पर शॉक्ड एक्सप्रेशंस थे। ये ईशान यहाँ पर क्या कर रहा है? एक मिनट, मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि जिस दिन मैंने लुई और उसके दोस्तों को ताज की सैर करवाई थी, इस दिन ईशान भी तो मेरे साथ था। जरूर शर्मा अंकल ने ही इसे भी यहाँ आने के लिए कहा होगा। मुक्ता ने ईशान के वहां होने की वजह को एनालाइज करते हुए कहा। ईशान को देखने के बाद मुक्ता का पहला रिएक्शन अपना अगली मेकअप चेक करना था। ईशान के चेहरे पर एक क्यूट सी स्माइल थी। गुड मॉर्निंग अंजलि, ईशान ने मुक्ता की तरफ देखते हुए कहा। मुक्ता उसे देखकर कुछ कह ही नहीं पाई। उसने बस एक अजीब सी स्माइल के साथ हाँ में अपना सर हिला दिया। ईशान ने मुक्ता के आगे खड़े होते हुए कहा, अंजलि, कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गई? हम कुछ दिनों पहले यहीं मिले थे। मैं ईशान। ईशान की कही ये बात सुनने के बाद मुक्ता को रियलाइज हुआ कि वो अजीब बिहेव कर रही थी। मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ? मुझे ईशान के साथ नॉर्मल बिहेव करना चाहिए। अगर मैं इस तरह ऑकवर्ड दिखूंगी तो जरूर ईशान को मुझ पर शक हो जाएगा। मुक्ता ने खुद को ही समझाते हुए दिल ही दिल में कहा और फिर ईशान की तरफ देखते हुए बोली, मुझे तुम याद हो, मैं इतनी भी भुलक्कड़ नहीं हूँ। कैसे हो ईशान? अपनी ये बात पूछते हुए मुक्ता का बर्ताव बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था।
ईशान ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस एग्जाम चल रहे हैं तो पढ़ाई में ही थोड़ा बिजी हूँ। आज जब शर्मा सर ने मुझे कॉल किया तो मैं उन्हें मना करने वाला था, लेकिन फिर उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया तो मैं ना नहीं कर सका। ईशान की सिचुएशन भी मुक्ता जैसी ही थी। मुक्ता ने उसकी बात पर हामी भर दी। इससे पहले कि वो दोनों अपनी बात को आगे बढ़ा पाते, टूरिस्ट की बस आ गई। ड्राइवर ने ईशान को आवाज देते हुए उसे टूर शुरू करने को कहा। आज के टूरिस्ट जर्मनी से आए थे। ईशान ने उन्हें ग्रीट करते हुए कहा, ग्यूटन टाग, ग्यूटन मॉर्गन। आज के टूरिस्ट फैमिली टूर पर आए थे। जब उन्होंने देखा कि कोई उन्हें उनकी जबान में वेलकम कर रहा था तो वो सब बहुत खुश लगने लगे। उनके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वो सब ईशान और मुक्ता के गले मिलते हुए उन्हें अपना अपना इंट्रोडक्शन देने लगे। हमेशा की तरह मुक्ता ने गेट के अंदर जाने के बाद सभी टूरिस्ट को ताजमहल के बारे में सारी जानकारी दी। उसके एक एक सेंटेंस के बाद ईशान उसे जर्मन भाषा में ट्रांसलेट करके बता रहा था। सारी इंफॉर्मेशन बताने के बाद मुक्ता ने उन सबको एक वॉक लेने के लिए और फोटोज खींचने के लिए कह दिया। सारे टूरिस्ट मुक्ता और ईशान के गाइडेंस से बहुत सेटिस्फाइड लगने लगे। जब वो सब एक वॉक लेने के लिए जा रहे थे, उनमें से एक कपल का बच्चा भागते हुए कहीं जाने लगा। जब मुक्ता ने देखा कि वो छोटा बच्चा कहीं जा रहा था, उसने ईशान से कहा, ईशान, वो बच्चा देखो तो वो कहाँ जा रहा है। मुक्ता की बात सुनकर ईशान उस बच्चे के पीछे भागा। उस बच्चे के पेरेंट्स ने जब तक नोटिस किया कि वो उनके साथ नहीं था, तब तक ईशान उसे पकड़कर उनके पास ला चुका था। वो कपल ये देखकर थैंकफुल था कि ईशान उनके बच्चे को उनके पास ले आया था। थैंक यू, उस बच्चे की माँ ने कहा। ईशान अपने घुटनों के बल बैठ गया और उस छोटे बच्चे से उसका नाम पूछने लगा। एडम। ईशान के सवाल का जवाब देते हुए उस बच्चे ने अपनी प्यारी आवाज में कहा। ईशान ने उसके सर पर से हाथ फेरा और उसे अपने मॉम का हाथ पकड़कर रहने के लिए कहा। जब एडम ने हाँ में अपना सर हिलाया, ईशान खड़ा हो गया। एडम अपने पेरेंट्स के साथ साइट सीन के लिए चला गया। ये छोटे बच्चे भी ना थोड़ा सा भी ध्यान हटा नहीं कि इधर उधर भागते रहते हैं। इन पर तो जैसे आंखें टिका कर ही रखनी पड़ती हैं। मुक्ता ने उसी दूर जाते हुए एडम की तरफ देखते हुए कहा। ईशान भी उसकी बात से अग्री करता था, लेकिन उसने मुक्ता की बात को दूसरे कॉन्टेक्स्ट में लेते हुए कहा, अंजलि, आंखें तो स्टडीज पर भी टिका कर रखनी पड़ती हैं, वरना समझ में ही नहीं आता कि एग्जाम्स कब आ जाते हैं। ईशान की इस बात से, इस पॉइंट पर मुक्ता से और ज्यादा कौन अग्री कर सकता था। मुक्ता ईशान से कुछ कहने ही वाली थी कि ईशान का मोबाइल बजने लगा। ईशान ने देखा कि कॉलर्स आईडी पर मायरा का नाम फ्लैश हो रहा था, तो उसने कॉल को आंसर कर दिया। हेलो मायरा। जब मुक्ता ने मायरा का नाम सुना, वो एक पल के लिए नर्वस हो गई। उस दिन लाइब्रेरी के बाहर जब मायरा कह रही थी कि अब वो किसी को पसंद करती है, तो मुझे ऐसा हिंट लगा कि वो ईशान के बारे में ही बात कर रही थी। पता नहीं कि ईशान उसके बारे में भी यही सोचता है, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये दोनों अच्छा कपल बन सकते हैं। ईशान के कुछ कहे बिना ही मायरा सब समझ जाती है। मुक्ता ने मायरा और ईशान के बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा। ईशान ने फिर फोन पर बातें करते हुए मायरा से कहा, नहीं, मैं अभी तक कॉलेज के लिए निकला नहीं हूँ, मुझे थोड़ा काम है तो मुझे लेट हो जाएगा। मुक्ता वैसे तो बहुत मैनर्स वाली लड़की थी। किसी के फोन कॉल कॉन्वर्सेशन सुनना उसके असूलों के खिलाफ था, लेकिन आज वो अपनी क्यूरियोसिटी को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। क्या इन दोनों ने डेट करना शुरू कर दिया है? मायरा मिहिर की बेस्ट फ्रेंड है। मैं तो उसके और इस नकचढ़े ईशान की लव स्टोरी के बारे में आपको जानना चाहती हूँ। मुक्ता ने खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा और ईशान के इर्द गिर्द घूमते हुए उस तरफ चली गई जिस कान पर ईशान ने अपना फोन पकड़ रखा था। ठीक है,
मैं एग्जाम शुरू होने से पहले कॉलेज पहुंच जाऊंगा। ईशान ने ये कहा और फोन को अपने कान से दूर कर दिया। अचानक से जब मुक्ता अपनी एड़ियों के बल पर खड़ी थी, उसका बैलेंस बिगड़ गया और मुक्ता नीचे गिर गई। इससे पहले कि ईशान उसका हाथ पकड़ पाता, मुक्ता एक बार फिर से अपने कमर के बल पर नीचे गिर गई थी। आउच! मुक्ता दर्द से कराहने लगी। अंजलि, क्या तुम ठीक हो? कहीं तुम्हें लगी तो नहीं? आओ, मुझे अपना हाथ दो। कम ऑन। ईशान ने मुक्ता के लिए पैनिक होते हुए कहा। जब ईशान मुक्ता की हेल्प करने में बिजी था, अब डिस्कनेक्ट ना हुए कॉल से मायरा ईशान की कही ये सारी बातें सुन रही थी। ईशान को किसी लड़की के लिए परेशान होते हुए सुनकर मायरा को अजीब सा लगा। ये अंजलि कौन है? और एग्जाम्स के पहले ईशान इस अंजलि के साथ क्या कर रहा है? कहीं ईशान किसी को डेट तो नहीं कर रहा? मायरा के दिमाग में एक ही वक्त पर कई सारे सवाल घूम रहे थे। मायरा ने आज के एग्जाम के बाद ईशान से इस बारे में बात करने का फैसला किया और गुस्से और डिसअपॉइंटमेंट के साथ कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। दूसरी तरफ जब ईशान मुक्ता को एक बेंच पर बैठने में मदद कर रहा था, अचानक से उसने मुक्ता से एक सवाल किया। अंजलि, तुम एकदम से कैसे गिर गई? मुक्ता ने जब ईशान का ये सवाल सुना, उसकी बोलती बंद हो गई। वो बस मन ही मन में यही प्रे कर रही थी कि कुछ हो जाए और उसे ईशान के इस सवाल का जवाब ना देना पड़े। और ऐसा ही हुआ। एडम के मॉम डैड भागते हुए मुक्ता और ईशान के पास आ गए। उन्होंने जो कहा उसे सुनने के बाद मुक्ता को इस बात का एहसास हुआ कि वो एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस गई थी। एडम की मॉम ने पैनिक होते हुए कहा, हेल्प! एडम की मॉम को मुक्ता और ईशान से कैसी हेल्प चाहिए थी? अब ईशान और मुक्ता पर कौन सी मुसीबत आ पड़ी थी? क्या ईशान और मुक्ता टाइम पर एग्जाम देने पहुंच पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए परम सुंदरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।